लेकिन मुझको सबसे ज्यादा जो शर्म आती है आज, वो हमारे देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके उस पे आती है कि इतने बेतुके बयान देने के बाद भी अमृता सेन के हमारे यहाँ कोई भी विद्वान जो है, कोई भी प्रोफेसर जो है, कोई भी साइंटिस्ट जो है, एक शब्द में उसको चैलेंज तक करने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसी क्या गुलामी है नोबेल वालों की? या नोबेल वाले कोई ऐसे अजूबे हो गए हैं कि वो जो मर्जी कहें और पतली गली से निकल जाए और हम लोग उनकी सुनते चले जाएंगे और गुलामी करते चले जाएंगे। 4 दिन बांग्लादेश संभला नहीं उनसे। मेरे हिसाब से तो अमृता सेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे ज्यादा कैपेबल कौन हो सकता है वहां पे मंदिरों को तोड़वाने में, गिरफ्तार करवाने में, लोगों को जातिया करवाने पे अल्पसंख्यकों के ऊपर। उससे बड़ा कैपेबल बांग्लादेश में और कौन है? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बात करेंगे नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन की, जो उन्होंने बयान दिया है। बांग्लादेश के जो मौजूदा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कहें या जो भी कहें, एक सेटअप है जो भी है, मोहम्मद यूनुस की, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने किस तरह से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को मेंटेन किया हुआ है, ऐसे बड़े लंबे चौड़े उन्होंने उनकी तारीफों के पुल बनाए हैं, जिससे काफी रोष और अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। इसी बांग्लादेश से जो कनेक्शन है अमर्त्य सेन का, क्या संबंध है, उस पर जांच बनती है। और ये क्यों अचानक से इतनी तारीफें कर रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे हमारे आज के खास मेहमान प्रोफेसर कपिल कुमार से, जिनको आप सब जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य उनका होता है और जी, टीवी जय चैनल हिंद। पे आपको नजर आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय जय हिंद, हिंद। नमस्कार। सर, नोबेल प्राइज विजेता जिनको भारत ने बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार दिया, आज वो मोहम्मद यूनुस की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कनेक्शन आपको नजर आता है? देखिए अंबर जी, वो उन्होंने तो जो बात कही कही उस पर मैं आऊंगा ये भी 1 मिनट में। जी। जी। लेकिन मुझको सबसे ज्यादा जो शर्म आती है आज, वो हमारे देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके उस पे आती है कि इतने बेतुके बयान देने के बाद भी अमृता सेन के हमारे यहाँ कोई भी विद्वान जो है, कोई भी प्रोफेसर जो है, कोई भी साइंटिस्ट जो है, एक शब्द में उसको चैलेंज तक करने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसी क्या गुलामी है नोबेल वालों की? या नोबेल वाले कोई ऐसे अजूबे हो गए हैं कि वो जो मर्जी कहें और पतली गली से निकल जाए और हम लोग उनकी सुनते चले जाएंगे और गुलामी करते चले जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया इन्होंने। उस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मेरा बड़ा पुराना दोस्त है ये। चलिए, अच्छी बात है भाई, दोस्त है आपका, आपको ऐसे लोगों से दोस्ती रखनी है तो बड़ी अच्छी बात है। हमें क्या इतराज है? आप ऐसे 10 और दोस्त बनाइए। आप उसको अपना ये जो पाकिस्तान की आईएसआई का चीफ है उसको भी अपना दोस्त बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप वो दाऊद इब्राहिम को भी अपना दोस्त बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? उसको भी इकोनॉमिक्स उससे तय कर लीजिएगा, स्मगलिंग की इकोनॉमिक्स सीखनी शुरू कर दीजिएगा उसके साथ मिलकर के। क्या होती है भाई? क्योंकि स्मगलिंग की इकोनॉमिक्स का तो भी एक बहुत बड़ा रोल है ना। जरा उस पर रिसर्च करके दिखाए ना अमृता सिंह, जो बड़े अपने आप को इकोनॉमिस्ट बनते हैं, कि जो ब्लैक इकोनॉमी है और जो स्मगलर्स की इकोनॉमी है, जरा उस पर रिसर्च करते और उस पर नोबेल प्राइज देखता दे देते नोबेल वाले, तो मैं मानता इनको। अच्छा, अब ये यहां नहीं रुकते, आगे ये कहते हैं ही इज ए वेरी कैपेबल पर्सन। 4 दिन बांग्लादेश संभला नहीं उनसे। नहीं, और फिर कहते हैं ही इज ए वेरी रिमार्केबल पर्सन। तो मेरे हिसाब से तो अमृता सेन बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कैपेबल कौन हो सकता है वहां पे मंदिरों को तोड़वाने में, गिरफ्तार करवाने में, लोगों को जातिया करवाने पे अल्पसंख्यकों के ऊपर। उससे बड़ा कैपेबल बांग्लादेश में और कौन है जो ये सब करवा रहा है? बहुत कैपेबल है और रिमार्केबल भी है, क्योंकि जितनी अब वो आईएसआई की सेवा कर रहा है, किसी बांग्लादेशी ने आईएसआई की इतनी सेवा नहीं की, पाकिस्तान की इतनी सेवा नहीं की। तो बहुत रिमार्केबल आदमी है। इतना रिमार्केबल आदमी है कि वो भूल गया
कि लाखों बांग्लादेश की महिलाओं का जो बलात्कार किया गया था, वो जो यहिया खान और नियाजी थे, वो जी। जो कहा गया था कि मैं बांग्लादेशियों की नस्ल बदल दूंगा, हैं, और नस्ल किस तरीके से बदलने के तरीके निकाले थे, तो इनको इनको इन्होंने सब बुला दिया। तो कोई रिमार्केबल आदमी ही जो है वो इस तरीके की बातों को भुला सकता है जो उसकी कौम के साथ की गई हो। तो भाई वाकई में बहुत रिमार्केबल है। फिर यहां नहीं रुकता है अमृता सेन, कहता है उसका डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास है। तो भाई अमृता सेन, मुझे एक बात बताओ, एक वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी, अच्छी थी बुरी थी मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन चुनाव जीत के हसीना की गवर्नमेंट वहां पे मौजूद थी। उस गवर्नमेंट को कट्टरपंथियों और मिलिट्री की मदद से तुम हटवा देते हो, और हटा के इस जोकर को वहां पे ऊपर से डीप स्टेट जो है अमेरिका की वो बिठा देती है। तो ये डेमोक्रेटिक कहां से हो गया? ये लोकतांत्रिक काम हुआ? ये लोकतांत्रिक तरीके से बना फिरा है वहां का प्राइम मिनिस्टर जो बना फिर रहा है बांग्लादेश का? और फिर मुझे एक और बात का जवाब दे। चलिए एक बार को बैठ भी गया अंतरिम, तो अगस्त की बात है ना ये, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हो गए ना। तो लोकतांत्रिक था तो भैया ये 6 महीने में चुनाव करा देता वहां पे, अगर लोकतांत्रिक होता तो। अच्छा, अब ये अमृता सेन यहां भी नहीं रुकते और आगे चले जाते कि साहब ये तो बड़ा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है और इसने बड़े बड़े बयान दिए हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। अमृता सेन, अगर तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं और तुम्हारे कानों में भी तुम बहरे हो गए हो कि जिन अल्पसंख्यकों को वहां पे कत्ल किया जा रहा है उनकी चीखें, उनका दर्द तुम्हारे कानों में नहीं सुनाई देता, अमृता सेन अगर तुम अंधे हो गए हो कि तुम्हारी आंखों के आगे दिखाई नहीं देता कि वीडियो के ऊपर क्या आ रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ किया क्या जा रहा है, केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन के साथ भी, शिया के साथ भी, तो अमृता सेन तुमसे तो जवाब बड़ा कोई आदमी नहीं। मतलब ये ऐसे बंदर बन गए हैं अमृता सेन कि अगर अल्पसंख्यकों पे ऊपर जाती हो आंखें बंद कर लो, अगर उनकी चीखें वो है कान बंद कर लो, सुनो नहीं। कितनी भी जाति हो जाए एक शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से। और 2 कदम और बढ़ गए हैं मंदिरों में ये, उन पे लिखना भी नहीं कुछ। और एक और बंदर बन गए हैं कि सोशल मीडिया पे भी नहीं जाना उसे। ऐसी गुलामी नोबेल प्राइज की? अरे दुनिया जानती है भाई कि तुम्हें नोबेल प्राइज कैसे मिला था। शायद तीसरी पत्नी थी इनकी, जब तीसरी बार शादी की इन्होंने 1991 में। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पे वो नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी है उसकी, स्वतंत्रता है उसकी, लेकिन अगर उसका व्यक्तिगत जीवन असर डालता है दूसरों के जीवन के ऊपर तो फिर मुझे पूरा हक है कि उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं। तो रॉथचाइल्ड की परिवार से शादी करना और फिर तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना, और ऐसा कौन सा महान तुमने काम कर दिया था अर्थशास्त्र के अंदर? भाई मुझे बताओ तो सही जरा, कौन सा महान काम कर दिया था अर्थशास्त्र में ऐसा? अगर आप लेफ्टिस्ट अर्थशास्त्री की भी बात करते हैं तो इनसे बड़े अर्थशास्त्री तो अमिया बागची है भाई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थे, ईमानदार, अपने सिद्धांतों में रहे। आप उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करें या ना करें, और इनकी तरह पैसे भी नहीं कमाया, इतनी शादियां भी नहीं की,
यूरोप में भी इतना लुत्फ नहीं उठाया। तो तुमने ऐसा क्या कर दिया अर्थशास्त्र में? एक और बात कहता है अभी अमृता सेन, मुझे बड़ी हंसी आई उसके ऊपर। जी। कहता है मैं बांग्लादेश को लेकर बहुत चिंतित हूं, ओह। क्योंकि मेरी बंगाली आइडेंटिटी है। अच्छा। ये मेरे शब्द नहीं है, आप उस इंटरव्यू को पढ़िए जो इसने पीटीआई को दिया। जी। तो आपकी इंडियन आइडेंटिटी नहीं है, भारतीय आइडेंटिटी नहीं है, बंगाली आइडेंटिटी है सिर्फ। ये पढ़ा सर, लिखा आदमी है। तो ये ये नोबेल बहुत प्राइज वाला, खतरनाक ये लाइन है। अगर ये हम इस नोबेल लाइन पे ये पूरा, नोबेल प्राइज वाला ये नोबेल प्राइज वाला पढ़ा लिखा आदमी है ये। एब्सोल्युटली सर, मैं बोल रही हूँ, बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है कि एक ऐसा इंसान जिसको नोबेल नोबेल प्राइज मिला हो और वो अपनी आइडेंटिटी सिर्फ बंगाली बता रहा हो। कहीं ना कहीं अगर बंगाली बता रहे तो उससे मतलब बांग्लादेशी से भी निकल सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो तारीफें कर रहे हैं। और एक जो खास वर्ग है बांग्लादेश में, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक अलग ही देश मांगता, वेस्ट बंगाल की मैं बात करें, आई एम सॉरी, पूरी तरह से वो जो राजनीतिक वर्ग था जो एक इंडिपेंडेंट देश मानता था और जिस तरह से करता आया है, बांग्लादेश में जिस तरह से हालात उत्पन्न हुए उनसे थोड़ा बहुत डर के जो बैठ गई है हल्की सी ममता दीदी, लेकिन विचारधारा तो वही है ना सर। नहीं तो कहीं ना नहीं, कहीं, देखिए, ये आज फिर वही चीज 47-46 वाली रिवाइव की जा रही है। एब्सोल्युटली सर। आपने बांग्लादेश के मुल्लाओं के स्टेटमेंट सुने होंगे, हम्म। जो उन्होंने कहा कि हम गजवा हिंद करके बिहार को भी और यूपी को भी और बंगाल को भी हम्म। शामिल कर लेंगे अपने में। रहमत अली ने 1940 के अंदर एक प्लान बनाई थी, दीनिया। मुझे तो मतलब भी नहीं मालूम था दीनिया का क्या होता है। और उसमें उन्होंने ये किया था कि जहां जहां भी मुस्लिम आबादी है वो सब इस्लामिक देश बनेंगे। तो बंगाल असम को मिला के उन्होंने कहा था बंगश। हैदराबाद को कहा था उस्मानाबाद, अच्छा। उस्मानिस्तान, सॉरी। इसी तरीके से उन्होंने हैदरिस्तान कहा था यूपी के लिए। अच्छा। समझिए आप, मिलाद करके उन्होंने जो है वो पोस्टर, वो किताब भी लिखी, वो भी निकाली। तो ये उसी बांग्लादेश बंगाल की चीज को कि दोबारा ये फिर भारत को तोड़ने का एक और नया तरीका निकाला जा रहा है। जब सोरोस के और इनके और हथकंडे फेल हो गए हैं, हम्म। तो ये लोग उन हथकंडों को फेल होने के बाद रोज नए हथकंडे को ही निकालते हैं। किसानों का निकाला था इन्होंने, अब आप देख ही रही हैं पंजाब में क्या हो रहा है पिछले 3 दिन से। अब बिल्कुल। आपकी ये कहाँ है? अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं? हाँ। अब ये योगेंद्र यादव कहाँ है? प्रशांत भूषण कहाँ है? वो पीएफआई वाले कहाँ हैं? हैं वो टुकड़े गैंग वाले कहाँ हैं जो सारे दिल्ली में पहुंच गए थे किसान आंदोलन में? तो एक के बाद एक इनका टूल किट चलता है। और आप ये देखिए, इसने, यूनस ने तो सोरोस से पैसे भी लिए, इनका लेन देन इसका रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और अमृता सेन जी का ये बहुत खास यार है, और अमृता सेन को इससे बड़ी उम्मीदें हैं, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अरे अमृता सेन जी, अब तो तुम सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हो, हैं? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे, मैं तो यही कामना करूंगा। लेकिन अपने दिमाग का स्वास्थ्य भी तो ठीक कर लो कभी, अब बुढ़ापे के अंदर कम से कम। जिंदगी भर खराब की लेफ्टिस्ट बन के, बुढ़ापा तो खराब मत करो। जिस देश में पैदा हुए हो उस देश की भी कभी सोच लो। एनार्किस्ट ना बनो। मैं तो बिना दो चूक बोलता हूं मैं। बिल्कुल सर। मुझे कोई वो फुल ब्राइट फेलोशिप नहीं चाहिए, मुझे कोई रॉकफेलर फेलोशिप नहीं चाहिए, सर, अब मुझे सवाल कोई। निकल कर ये आता है इस पूरे इंटरव्यू या स्टेटमेंट्स को उनको देखें जो उन्होंने बोला है पीटीआई के इंटरव्यू में, उससे आपको नहीं लगता कि जो ये सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जिनको पुरस्कार पे मिल जाते हैं नोबेल, उनकी जांच होनी चाहिए? जांच नहीं, पहली बात तो ये समझना चाहिए जी कि सर। पूरी दुनिया के अंदर ये लिबरल और लेबर क्या कर रहे हैं। हम्म। इंग्लैंड में लेबर पार्टी है ना इस समय। जी। क्या आप कभी ये सपने में भी सोच सकते हैं
कि 364 संसद के सदस्य उन बलात्कारी गैंगों के खिलाफ इंक्वायरी को रोके जिन्होंने उनकी नाबालिग बच्चियों का बलात्कार किया हो। Absolutely, sir. That is so shameful. ये लेबर पार्टी कर रही है, समझिए आप। और अमेरिका के लिबरल क्या कर रहे हैं वो आपके सामने। तो ये पूरी दुनिया भर में जो है ये लिबरल और लेबर के नाम पे एक अराजकतावाद का जो है इन्होंने दुकान सर, चलाई। इसमें इस लिबरल वाद ने पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। अमेरिका भी ऑलमोस्ट उसी कगार पे पहुंच गया था। वो तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी कारगर साबित हो सकती हैं, दे कैन सेव अमेरिका। बट अभी जो सवाल है कि अमर्त्य सेन की हम बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि उनके संबंधों की जांच होनी चाहिए? वो क्यों और क्यों इस, आपको नहीं अम्बर जी, लगता? जांच नहीं, ओके। एक्शन होना चाहिए। हम्म। उनका भारत का वीजा खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे ही वो एक वो अरुंधति है ना, वो जी, क्या नाम है अरुंधति रॉय। उसका, अरुंधति रॉय। हाँ, वो जाके वहां पाकिस्तान में बोली थी कि पाकिस्तान की जो सेना है उसमें बहुत इंसानियत है, भारत की सेना में नहीं है। मेरा सवाल सीधा सर, भारत सरकार से है। 1 मिनट सर, यहीं पे रुक जाइए। हाँ, ऐसे लोग जो बयान देते हैं, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं, देश दुश्मन देश जाते हैं, उनके आर्मी ऑफिसर्स के साथ में बैठते हैं, उनकी आर्मी की तारीफें करते हैं, फिर इस देश में आते हैं, इसी देश से नाम, शौहरत, दौलत सब कुछ कमाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भारत सरकार सख्त कदम क्यों नहीं उठाती? आपने मेरी को बीच का में रोक इसका दिया। उसका एग्जाम्पल मैं ये दिया कहना जाता है। चाह रहा था कि जी सर। अगर मेरे हाथ में जरा भी सत्ता होती जी सर। तो मैं सबसे पहले इसका पासपोर्ट कैंसिल करता, समझे आप। और अगर ये भारत में डिपोर्ट होके वापस आती तो उतरते ही इसको गिरफ्तार करता। ये लिबरल और लेबर की जो बात हो रही है ना, जी। ये चीन को आजकल अपना बाप मानते हैं। जी। जरा चीन में रहने वाले बन जाएं और चीन के बारे में बोल के दिखाएं। चीन के हालात देख लें पहले जाके। मैं बता रहा हूं ना, जरा बोल के तो दिखाएं, जबान तो खोले वहां पे। यही जी। बात मैं उनके लिए कहता हूं। ये जो कौन है वो अरफा खातून शेरवानी, क्या नाम है, आरफा खानम शेरवानी। खानम शेरवानी, और वो दूसरी राना अयूब जी। हैं कि बड़ी जिहादिन बनती है ना वो। अरे भाई, एक हफ्ते अफगानिस्तान में रह के तो दिखा दो। बिल्कुल, खुद तो मॉडर्न आउटफिट्स पहन के मॉडर्न लाइफ लीड करते हैं, लेकिन दूसरों को यही जरा रह के तो दिखा दो। तो देखिए, ये ड्वेल एटीट्यूड्स जो हैं, हुँ। और मैं समझ नहीं पाता कि हमारी सरकारों की ऐसी क्या कमजोरी है। ये क्या, देखिए पिछली सरकारों की तो मैं समझ सकता हूं, उनकी तो नीति यही थी जी। कि इन लोगों को बढ़ावा देना है। लेकिन आज क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर। आज क्यों पनप रहे हैं? हुँ। क्यों नहीं इन पे एक्शन होता? और इनका पैसे का कनेक्शन, बिल्कुल सर। खाली इनको लुटियन कह देने से। और मैं ये बिल्कुल नापसंद करता हूं कि पॉलिटिकल प्रवक्ता आके कहेंगे राहुल गांधी माफी मांगे, फला माफी मांगे, फला माफी मांगे। भी क्या तमाशा है? माफी मांगने से वो धुल जाएंगे? आपके सामने ये है, कौन है, अबू अजीम, जी, अबू आज़मी। अबू आजमी, उसने माफी नहीं मांगी। उसने सिर्फ ये कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को एतराज है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। और हमारा मीडिया शुरू हो गया, अब तो उसने माफी मांग ली, अब तो उसने माफी मांग ली। और राजनीतिक प्रवक्ता भी शुरू हो गए, अब तो उसने माफी मांग ली। जी सर। क्या तमाशा है? आजकल देखिए, एक इतना बड़ा, जो कहते हैं ना कि एक वो कव्वाली है उसी की, साबरी की, जी। मुझे बड़ी पसंद है। वो बड़ी यथार्थ की कव्वाली है वो, कि संसार में बाजे ढोल कि दुनिया मेरी तरह है गोल, कि पैसा बोलता है। तो बिल्कुल ये सर। ऐसा पैसा बोलने लग गया है कि मैं देखूंगा यूट्यूब के ऊपर टाइटल जो आएगा, मुझे लगेगा यार ये क्या न्यूज आ गई, जरा देखो तो सही, क्लिक करो, और अंदर उस टाइटल के नाम की कोई चीज नहीं है।
और ऐसे ऐसे बढ़िया टाइटल निकालते हैं। क्लिक तो पेज। प्रधानमंत्री अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो कोर्ट के डर से छोड़ के मोदी विदेश भाग गया, तो ऐसे ऐसे टाइटल डालेंगे। और उधर एक और जो से और बेवकूफ लोगों को मैं देखता हूं, एक साहब ने एक ट्यूब बना दिया पूरा कि वो भीम का जो है गधा मिल गया है, अच्छा। और बकायदा फोटो डाल रखी कि साहब उसको एक विदेशी आर्कियोलॉजी की कंपनी ने निकाला, और साहब अब उस पर एक्सपेरिमेंट नासा कर रही है, फला कर रही है। अरे भाई माथा पीट दिया। तो इसीलिए ये जो पैसे का लालच बन गया है, तो ये खाली लुटियन कह देने से बात नहीं बनेगी। एब्सोल्युटली सर। कासिम जर्नलिस्ट के पास इतना पैसा आ गया, इतने घर बना दिए। भाई मैंने 40 साल नौकरी की, मैं समझता हूँ प्रोफेसर को जो तनख्वाह मिलती है बाद में प्रोफेसर रहे हम इतने साल, हम तो बिना बैंक का लोन लिए घर नहीं बना पाए, वो भी अब जाकर के। तो इन पे इतना कैसा पैसा आ जाता है, जायदाद आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। सवाल तो बिल्कुल जायज है। तो सर एक। इसलिए हाँ जी बोलिए। सर। जी जी, नहीं प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। नहीं, मेरा सवाल यही है जी सर। कि अगर हिंदुस्तान के अंदर वास्तव में भ्रष्टाचार को दूर करना, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है मेरे हिसाब से अब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। मैंने आदमियों को सुना कहते हुए, अरे भाई वो चपड़ासी है, उसने अपने हिसाब से 100 रुपए मांग लिए, नेता इतने मांगता है, क्या फर्क पड़ता है। और पैसे लोगों लेके में काम कर देता है, ये बड़ी बात है। ये लोग और अब इस लोग एटीट्यूड पे आ गए हैं। और लोगों में मैं एक और चीज देख रहा हूं, लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि उसने रिश्वत क्यों ली थी। अरे वो पैसा बना रहा है, मैं नहीं बना पा रहा। तो मैं कहता हूं कि ऐसी स्टेज में हम आ गए हैं कि वी आर ऑनेस्ट टू द एक्सटेंट दैट वी डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी करप्ट। हम इसलिए ईमानदार हैं कि हमको बेईमान बनने का एब्सोल्युटली, वो एक अपने बेईमान बनने देसी का में सर कहावत भी मौका कहती है, मौका नहीं मिलता, मौका नहीं जो मिलता। पकड़ा जाए अब मुझे ये बताइए कि ये अमृता गुलाम सेन का है वो चोर, जो पकड़ा जाए ये साथी, जो मुझे ये पकड़ा जाए बताइए, ये जी। अमृता सेन जो है, जी, इसको जिंदगी में और क्या चाहिए? बिल्कुल सर। समझे? तो कभी तब भी सच नहीं बोल सकता, जो हो बिल्कुल रहा है हकीकत नहीं देख सकता, सर, तब वही भी है कि चाकरी इसमें कर। क्या मजबूरी है। और और एक चीज मैं आपको और बात यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूं, जो जी आप सर। गलतियों की उसकी बात कर रहे हैं। जी। देखिए जो एनार्किस्ट लोग हैं ना, ये लिबरल, लेबर, लेफ्टिस्ट, ये अपने इंटेलेक्चुअल्स को तब तक सपोर्ट करते हैं बोलने और लिखने के लिए फाइनेंशियली, जब तक उनके दिमाग चल रहे हैं। और जिनको आप राइट कहते हैं और राइट गवर्नमेंट कहते हैं, वो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। सर उनके लिए सपोर्ट तो तो छोड़ो, उन्हें नहीं, कोई उनके लिए मेंशन गिनती भी नहीं भाई होती। भाई देखिए, उनके लिए तो ओवर ग्रांटेड है जी एग्जैक्टली वही है, फ्री के मजदूर है। कि भाई हम अगर मोदी जी के फॉलोअर हैं और पूरे दिल से हैं और सपोर्ट करते हैं उनकी पॉलिसीज को, अरे तो ये बिल्कुल। होगी, ये कपिल कुमार कहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, इसे सपोर्ट करने की क्या जरूरत है। एब्सोल्युटली सर। तो किसी ये लेफ्टिस्ट आप को सही। पकड़ो, किसी लेफ्टिस्ट को पकड़ो। किसी कोई लेफ्टिस्ट आएगा, उसको सर पे बैठाएंगे और उसको राजकाज दे देंगे और बोलेंगे तुम तो हो ही, तुम चुप रहो, तीसरी शांत चीज ये रहो। है कि ये जी। अमृता सेन जैसे लोग इसलिए भी पनपते हैं जी। कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक इसमें बड़ा रोल है। एब्सोल्युटली सर। अपने बच्चों को फेलोशिप पे भेजना है, हम्म। फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाना है। एक दिल्ली के अंदर, चाहे तो मेरे पे ये मुकदमा करते, मैं तैयार हूं फेस करने को, लाल बहादुर शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है। इसका 50% खर्चा हम देते हैं, भारत सरकार, और 50% देती है कनाडा की सरकार।
और कनाडा के सिटीजन भी यहाँ पोस्ट होते हैं उसके अंदर, और उन्हें फेलोशिप भी मिलते हैं। तो मजे की बात यह है कि कई पाकिस्तानी या कई जो भारत विरोधी जो है वो कनाडा के सिटीजन बन गए हैं। तो अब वो इस इंस्टीट्यूट के थ्रू उन्हें फेलोशिप भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, जो मर्जी भारत में आके करे। और मैंने कैसे पकड़ा इस चीज को, मैं अपनी यूनिवर्सिटी को इसमें रिप्रेजेंट कर रहा था जी। तो इन्होंने मुझे एक एक्सपर्ट कमेटी में मेंबर रख दिया फेलोशिप सिलेक्शन की, कुछ साल पहले की बात है। तो जब प्रपोजल आए फेलोशिप्स के, तो एक प्रपोजल बड़ा अच्छा लगा मुझे। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी वो कर रहा था ट्राइबल्स की। तो जनरली क्या होता है प्रपोजल्स पे, आप लोग ये करते हैं कि एक पैरा पढ़ा, दो पैरा पढ़ा, वहीं से पता चल जाता है कि भाई आदमी का कैलिबर क्या है। जी। तो मैंने कहा नहीं, ये प्रपोजल है, मैं पूरा पढ़ूंगा, एक दो पैरा पे ही डिसाइड नहीं करूंगा। तो जब मैं तीसरे पैरा पे पहुंचा तो साहब पता क्या लिख रहे हैं कि मैं एक ऐसे देश में ट्राइबल्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं जिस देश में ट्राइबल्स को संविधान की तरफ से कोई अधिकार ना मिला, इसलिए मैंने भारत को चुना। वाह। मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने उसको देखने शुरू किए रेफरी, और ये देखा कि इनके साथ जो जाके रिसर्च करने वाला है तो सारे अर्बन, जिन्हें आप अर्बन नक्सलाइट कहते हैं, वो लोग निकले। तो जब हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई सिलेक्शन करने की, जी। तो 3-4 और एक्सपर्ट भी थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये प्रपोजल जो है आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं, बताइए क्या है आपको ऑब्जेक्शन। मैंने कहा ये सेंटेंस कैसे लिखा? तो बोले नहीं नहीं, हम इससे दोबारा सबमिट करवा देंगे प्रपोजल, ये लाइन हटा देगा वो। सो व्हाट, पता तो चल गया कि उसकी ये ओरिजिनल मैंने थॉट्स क्या है। मैंने ये कहा दोबारा लाइन करवा देंगे। मैं कहा मैं तो इस आदमी का नाम होम मिनिस्ट्री में देने जा रहा हूं हम्म। कि इसको कभी भारत का वीजा ना इशू किया जाए। मैंने किया, एचआरडी मिनिस्ट्री को लिखा मैंने, एक्शन लीजिए इन पे। लेकिन बात वही आ जाती है, फेलोशिप लेने हैं, करने हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स जो है, मैं सारे ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत ऑफ अच्छे कोर्स। लोग भी, हम्म। बहुत अच्छे लोग भी, लेकिन ये लोग इन तत्वों को सिर पे चढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। जो ये अब अमृता स्टेन का स्टेटमेंट है ना बांग्लादेश को लेके, जी सर। इसके ऊपर भारत सरकार को इससे भारत रत्न वापस लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बात तो आपकी जायज है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नजर नहीं आता। नहीं होगा। देखिए सुनिए, कल मैंने एक डिबेट में एक सवाल किया, जी। एक प्रवक्ता थे, मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, वो एक क्रिकेट कैप्टन को लेकर के, वो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कैप्टन बहुत मोटा है, जी, रोहित शर्मा। तो आपको बड़ी तकलीफ हुई और आपने सही ये कहा कि कैप्टन पे ये टिप्पणी गलत है। बिल्कुल। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप उस देश के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं जिस देश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वही सर, तारिक वहां अंकल की आपको बात याद आ वहां जाती है, आपने वहां बोला। आपके लिए क्रिकेट ज्यादा जरूरी है, पैसा क्रिकेट वही। का ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तारिक अंकल कहा करते थे कि बॉर्डर पे इनके सिपाही मरेंगे लेकिन क्रिकेट जरूर खेलेंगे, इनका क्रिकेट क्रिकेट नहीं बंद होने वाला है। क्रिकेट क्रिकेट जरूर खेलेंगे। मुझे कोई गारंटी दे सकता है कि जो क्रिकेट की टीम है, इनमें से कितने जो है उनके रिश्तेदार और साथी और भाई और दोस्त जो है वो शामिल नहीं है जो वहां पे हिंसा हो रही है? एब्सोल्युटली सर। दे उसका ही जवाब। लेकिन क्रिकेट बहुत जरूरी है। क्रिकेट नहीं बंद हो खेलिए, सकता सर। सर, खेलिए अब भाई। बात अब ये है कि सर बांग्लादेश के साथ भी तो क्रिकेट बंद करना चाहिए था, जिस तरह से हिंदुओं के साथ बांग्लादेश की अत्याचार। तो कह रहा हूं मैं आपसे, बांग्लादेश की तो बता रहा हूं मैं आपसे। जी। पाकिस्तान तो है ही, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी वही कि होना इस चाहिए था। इस ट्रॉफी में बांग्लादेश से आपने बड़ा वो हल्ला मचाया कि साहब वो
अफगानिस्तान वाले खिलाड़ी ने जब भारत का झंडा फहलाया और उस पे वो आतंकी कूद पड़ा झंडा छीनने को करने को, तो हम्म। झंडे और उस पे तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दिए कि वो बांग्लादेश की टीम, जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का लगातार कत्ल हो रहा है, लूटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, 8 करोड़ थे, 8 करोड़ के 1 करोड़ रह गए। जी। तो इसलिए ये चीज नहीं चलेगी। अभी अभी मैं एक डिबेट में था, जी। वो कुछ झगड़ा संबल को लेके चल रहा था, वो होली और जी। जुमा। रमजान को लेकर के, कि वो जुम्मे का दिन वो स्टेटमेंट दे दिया सीओ ने वहां पे क्या के हम्म। कि साहब होली तो एक दिन आती है, जुम्मा 52 बार आता है करता है, तो उस पर बोल रहे थे, साहब लगे हुए थे। तो मैंने कहा एक बात बताओ, ये तुम्हारे मुंह से नहीं निकल सकता कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके होली मनाएं और दोनों मिलके रमजान मनाएं। बात कर रहे हो गंगा जमनी तहजीब की, तो ये कन्वीनियंटली जो इस्तेमाल कर लेते हो। और मैंने कहा कौन बेवकूफ है, जहां पे रमजान की नमाज चल रही होगी वहां कौन होली खेलने जाएगा, मुझे बताइए। कि नहीं साहब वो नमाज तो सिर्फ मस्जिद में पढ़ी जाती है। अब मैं कहा यार देखो, मुसलमान कहते हो अपने आप को, रोजे पे हो, झूठ मत बोलो। सर, इस्लाम में तो मैं कहा दुनिया नमाज भर के पढ़ने वीडियो के दिखा, लिए तो मैं कहा मस्जिद की दुनिया भर के आवश्यकता वीडियो तुम्हें दिखा दूंगा आपको, कि रास्ता सड़क तक रोक के, गाड़ी रोक करके नमाज सड़क के ऊपर पढ़ी जा रही है। और ये सिर्फ भारत में ही होता है, उसके अलावा कहीं नहीं नहीं होता। नहीं, विदेशों में शुरू कर दिया है भाई। हाँ, मतलब विदेशों में, मैं इस्लामी मुल्कों की बात कर रही हूँ सर। देखिए इस्लामी मुल्क में ये नहीं होता। मैंने जो है 2013 में एक बात कही थी कि केवल बात गजवा हिंद की नहीं है, गजवा यूरोप भी होगा, गजवा इंग्लैंड भी होगा। जी सर। जहाँ वो पे शुरू हो गज़वा चुका करना है वहीं वहीं पे सड़क पे नमाज होती है, है, बाकी इस्लामी मुल्क में नहीं वो होती। शुरू हो चुका है आपके सामने, आप देख ही रही हैं पूरे उसके। जी। समझे आप, सऊदी अरेबिया में तो करके दिखा दे, जरा आइए बिल्कुल। दुबई में करके दिखा दे। कहीं पे कुछ नहीं होता। और इसलिए, और फिर मैंने उससे एक बात कही, मैं कहा भाई वो जो एक वो स्टेटमेंट आया है वहां से, वो क्या है, बरेली का जो गांव है वो हाजियापुर या हाजियाबाद, क्या नाम है, जहाँ ये स्टेटमेंट आया है कि अगर यहाँ पे हिंदुओं ने होली खेली तो लाशें बिछा दी जाएंगी। सर, मुझे गाँव उस का गाँव नाम याद नहीं। जी। हाँ, उस गांव में हिंदू शायद कम संख्या में है। तो मैंने कहा भाई तुम अपने आप को पीस पार्टी के प्रवक्ता कहते हो, हुँ। यहाँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये पीस और वो नहीं हो रही। नहीं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। मैं कहा भर्त्सना करने से क्या होता है? बिल्कुल। प्रैक्टिकल अगर इम्प्लीमेंटेशन में क्या सौहार्द अमल में की होता है। सौहार्द की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, तो निकल के आइए सामने। बिल्कुल। और इसीलिए ये जितने लेफ्टिस्ट और ये वो है, देखिए इतनी मुझे हंसी आती है और इनके ऊपर, कि दुनिया भर का इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे पहले कट्टरपंथियों ने अगर अटैक किया है किसी पे, तो लिबरल और लेफ्टिस्ट की ठुकाई की। आपको मालूम है सीपीआई ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था बनने को। जी। तो पाकिस्तान बनने के बाद में सीपीआई वालों ने अपने 5-6 कामरेड पाकिस्तान भेज दिए थे अच्छा। कि जाओ भाई वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे तुम विस्तार करना होगा। हाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाओ। तो लियाकत अली और जिन्ना ने पकड़ के उन्हें जेल में डाल दिया और फांसी की सजा सुना दी। तो तब ये नेहरू पे रोते हुए आए थे और नेहरू ने इंटरवीन किया, और फिर वो पांचों जो है भारत वापस आए और यहाँ पे उनको नौकरियां दी गई। मैं नाम बोल रहा हूँ, उनमें एक बड़े फेमस प्रोफेसर भी थे पॉलिटिकल साइंस के, वो करोड़ीवल कॉलेज में रहे दिल्ली के अंदर, में दिमाग से नाम उतर गया। अभी गूगल आप जी। करेंगी ना अगर, तो आपको जी, मिल जी, जाएंगे पांचों नाम सीपीआई के जी, जी। लीडर्स के जो वहां से हुँ। वापस आए। अ, जितने ये इराक वगैरह के अंदर वो म्यूजियम थे और वो थे बने हुए पुराने, हुँ। ये अलकायदा और ये सब जब आया, इस वाले सारे म्यूजियम तोड़ दिए और वो क्यूरेटर तक को मार दिया। वहां पे वो तो मुसलमान थे भाई, उन तक को मार दिया।
ये इनको नहीं दिखाई देता। मुझे इस अमर्त्य सेन का या यूनस का, दोनों नोबेल प्राइज वाले हैं ना, जी। जरा एक स्टेटमेंट मुझे इनका दिखा दीजिए जो इन्होंने याजदियों पे जो अत्याचार किए अलकायदा ने और उन्होंने, बिल्कुल। उस पे इनकी जबान खुली हो इन ह्यूमन लोगों की, समझे, इंसानियत वाले लोगों की, कि कोई सोच सकता है कि आज 21वीं शताब्दी के अंदर पिंजरों में वस्त्र उतार करके स्त्रियों की नीलामी की जाए। गज़नी वुमेन को हैं? रखा जाता इसलिए मैंने ये बार बार कहा कि ये अमृता सेन अंधे हैं, कानों के बहरे हैं, बस। शाम को इनको भारत के बारे में क्या जानकारी है, मुझे बताइए आप। सन भारत के बारे बहत्तर में तो कुछ पता ही नहीं रहता। सन विदेश में बहत्तर सिर्फ से ये पढ़ते आदमी मिलते भारत हैं। से बाहर है। सन 72 से, बिल्कुल। समझे, घूमने फिरने आ जाता है, बैठ जाता है ड्राइंग रूम में, शाम को अच्छी वाइन पी, वो किया, लोगों से हंसी खेले, और हम लोगों ने सिर पे चढ़ाया, इनसे लेक्चर करा दिए। और लेक्चर में भी मैंने देखा है कि ऐसा असर है इनके मरीज वालों का कि कोई आदमी इनसे जो है तीखा सवाल भी पूछने की हिम्मत नहीं करता। जी, बिल्कुल। मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप इतना तीखा बोल रहे हो अमृता सेन के खिलाफ। हुँ, मैं कहा, कभी तो क्या बोला हूं मैं तो इसको चैलेंज कर रहा हूं कि हुँ। हिम्मत है तो मेरे सामने आए। मैं तो हिस्टोरियन हूं ना, जी, इकोनॉमिक हिस्ट्री में मैंने भी काम किया है भाई। बिल्कुल। मेरी भी किताब पीजेंट मूवमेंट्स पे थी, पीजेंट इकोनॉमी पे थी। आओ साहब ने क्या तुमने वेलफेयर कर दिया, क्योंकि और देखिए ये एक रोग है इन नोबेल प्राइज वालों में। आपको जी, याद होगा वो पाकिस्तान की लड़की को एक नोबेल प्राइज मिला था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, मलाला जो यूसुफ़ज़ई साहब। मलाला को। अब एक और सर महारंग बलोच को भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये सुनिए लेटेस्ट सुनिए, अपडेट है। ये नॉमिनेट करना एक अलग चीज है। हाँ, मैं बोल रही ये नॉमिनेट मलाला किया गया है, मैं ये बोल रही हूँ। मलाला को जो मिला था, मलाला को मिला देखो था और मलाला वो देखो महारंग बलोच को नॉमिनेट कर दिया गया है। सुनिए ना, मलाला जी, को जो मिला था इसलिए मिला था कि साहब उसके साथ वो बड़ी जाति की थी कट्टरवादियों ने और उन्होंने जी, करके। और उसके बाद में नोबेल प्राइज मिलने के बाद में उस मलाला के बयान देखते चले जाइए आप। बिल्कुल, आतंकियों आतंकियों तक को सपोर्ट कर रही है भारत के खिलाफ। बिल्कुल सर। तो ये तो इन लोगों की फितरत है, नोबेल प्राइज वालों की और इनकी, और ये चुन चुन के ऐसे लोगों को देते हैं। वो मैगासेके अवार्ड किस किस को मिलता है? केजरीवाल को मिलता है, रवीश कुमार को मिलता है, जो चुन के सरकारों को भारत की गाली निकालेंगे। और भारत की सरकार को छोड़िए, देखिए सरकार का क्रिटिसिज्म करना मैं मानता हूं, अच्छा ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली। लेकिन देश के ऊपर अटैक करने के, तो ये अमृता सेन महोदय जो है, अरे भैया मुझे मालूम नहीं कि तुम कब्र में दफन होगे या शमशान घाट जाओगे, या बड़े लिबरल हो तो ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक क्या होता है, शॉक। क्रेमेटोरियम उसमें डाल दोगे मेरे को, है। लेकिन कम से कम अपने पाप धो लो मरने से पहले। जी, और इस तरीके की बयानबाजी मत करो कि जो लोग दहशतगर्दी का नंगा नाच करवा रहे हैं, पाकिस्तान आईएस से मिलकर के बांग्लादेश में दहशतगर्द बुला रहे हैं भारत भेजने के लिए, उन्हें असला दे रहे हैं, जी, उनसे तुम कहो कि वो बड़े, उनके बारे में कहो कि बड़े सेकुलर हैं और मुझे जी। तुमसे बड़ी उम्मीद है, तो माफ कीजिए मेरी तो समझ में आती नहीं है। और मेरा ये बिल्कुल मानना सर। है कि हर हिंदुस्तानी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल और ये जो उनका नहीं, इंटरव्यू अब है मुझे जो खौफ है हिंदुस्तानियों में देखता हूँ। सर आप ट्विटर पे डालिए, हम उनके आप बारे ट्विटर में को बात डालिए, करेंगे जो उन्होंने लाइक कहा क्या, भी लोगों सर को सबसे लाइक क्या अहम बात करें। ये है आपने जो बोला सर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। तो हम लोग जब जितनी लोगों तक बात पहुँचाएँगे कि उनकी सोच क्या है, वो क्या कह रहे हैं, तभी लोग उस पे कोई रिएक्शन देंगे या कोई अरे अपना आप एक देखिए, सोशल मीडिया के अंदर भी हुँ, जब मैंने ट्विटर पे डाला इस चीज को, जी। तो लोगों को लाइक करते हुए दिक्कत लगती है। इतना क्या डर है सर? पता नहीं। अब जाके मेरा एक वीडियो जो है, वो इसका मैंने जो लेक्चर दिया था, अब वो जो है काफी मतलब 40-50 हजार लाइक हुई है उसके ऊपर जाकर के देने के बाद। लेकिन मानसिक गुलामी से हमारे युवा को बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। उपनिवेशवादियों के
जकड़ से बाहर निकलना होगा। और मैं समझ रहा हूं कि आज का युवा इस बात को समझ रहा है। हम्म। ये सिर्फ वो जो एक शब्द इस्तेमाल होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे याद आ गया, बिंटू। बिंटू। बिंटू बिंटू। ओके। कैसे इस शब्द का इजाद हुआ वहां पे कि जो ये होके आते थे ना कैम्ब्रिज वेम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वॉक्सफोर्ड जी जी हार्वर्ड जी वार्वर्ड, जी तो ये बड़ी हाँकते थे बैठ करके। जी वहां दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नीचे ही वो कैंटीन, वो इंडियन कॉफी क्या वो जाती थी वहां पे। जी। आई हैव बीन टू कैम्ब्रिज, आई हैव बीन टू हार्वर्ड, आई हैव बीन टू दिस, आई हैव बीन टू दिस। तो तो लोगों ने इससे उनका नाम ही बिंटू। बिंटू बिंटू रख दिया था कि साहब ये बिंटू साहब है। ओके, नाउ आई गॉट इट, आई गॉट द कॉन्टेक्स्ट। ओके। तो कम से कम इन बिंटू लोगों की जो है, अरे भाई हमने भी बहुत से देश घूमे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने ये नहीं कहा कभी कि आई एम बिंटू, कि मैं भी बिंटू। तो वो ये जो गुलामी की प्रक्रिया है, मुझे याद बिल्कुल आता है सर। मैंने मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू दिया था 1980 के अंदर, एक कॉलेज के अंदर। हम्म। बड़ा विख्यात कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हम्म। माइनॉरिटी कम्युनिटी का। तो वहां के प्रिंसिपल मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर कपिल कुमार, हमारे यहाँ एप्लीकेंट जो हैं वो ऐसे भी हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर रखी है। अच्छा। मेरा खून खौल गया। मैंने अपनी पीएचडी थीसिस उठा के उनकी टेबल पे रख दी साहब। मैंने कहा मिस्टर राजपाल, स्टीफेंस कॉलेज की बात कर रहा हूं, ये एक बड़ी ऑब्सक्योर यूनिवर्सिटी से थीसिस है जिसका नाम है मेरठ यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर इस थीसिस को तुम दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की थीसिस से मिलाना चाहते हो, कि टिम्बकटू से मिलाना चाहते हो या हुनालुलु से मिलाना चाहते हो, तो उठा के मिला देना। मैंने मेहनत की, मैंने काम किया। ये आजकल नहीं हो रहा जो पीएचडी के अंदर लोग पैसा दे करके पीएचडी ले रहे हैं, कुछ भी लिखते पीएचडी मिल जाएगी। सत्यानाश कर दिया हिंदुस्तान में रिसर्च का। ये फॉरेन मॉडल जो आए हैं जी। एपीआई स्कोर के और ये सब करके सत्यानाश कर दिया है इन्होंने हिंदुस्तान में बिल्कुल सर। रिसर्च। तो अगर आप गुलामी करेंगे इनकी तो करिए। बिल्कुल सर, और ये गुलामी वाली जो हमें याद मानसिकता है कि की हम जब जरूरत। दिल्ली गए, नेशनल आर्काइव जाना शुरू किया, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी जाना शुरू किया उस समय, तो ये जो इलीट सर्कल थे वहां के दिल्ली के, इनको हमसे हेलो कहने में दिक्कत होती थी, हमारे साथ चाय पीने में दिक्कत होती थी, समझे। और ये सुनने में आता था, ये मेरठ गाजियाबाद वाले यूपी वाले ये क्या हिस्ट्री लिखेंगे। तो एक चैलेंज लिया था। जब पहला ही बिल्कुल सर। आर्टिकल छपा, ओ यू आर वन ऑफ अस, ये तो हालत। मेरा मीडियम सर, इंग्लिश नहीं था। मुंह से बाहर निकले ही तो देश। मेरा मीडियम एमए तक हिंदी था। जी अंग्रेजी बोलता था, करता था, लेकिन हिंदी था मेरा मीडियम। जी। सब तो वही। इसलिए हम जी। जैसे लोग जो उठ करके इस अमृता सेन को चैलेंज दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जितने ब्राउन साहेब हैं हम्म। भारत के अंदर, जी। और या जो ब्राउन बाहर बैठ करके डिक्टेट करते हैं, जैसे उसाम पिट्रोदा जैसे हैं, हम्म। वो भी ब्राउन साहबों का बाप हम्म। है। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना, इनको बायकॉट करना, इनको एक्सपोज करना, ये हर भारतवासी का दायित्व है। कोई राजनीति बिल्कुल नहीं है सर। इसमें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अहम बात कही है, मैंने क्योंकि यहाँ देश की बात की। जी बिल्कुल बिल्कुल, अमृता पूरे देश की बात अमृता है। सेन ने अमृता सेन ने भारत और हिंदुस्तान का और हिंदुओं का जो अपमान करवा रहा है, जो उन्हें प्रताड़ित करा रहा है, बिल्कुल। उसकी तारीफ की। तो मैं यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस और उसको नहीं लाया। बिल्कुल सर, इट्स नॉट अबाउट मैंने देश बीजेपी की बात कांग्रेस, और इट्स नॉट पॉलिटिक्स। इट इज प्योर एंटी मैंने देश की एंटी मैंने इंडिया देश एंटी की बात कंट्री स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स जी देश मैंने की देश बात है। मैंने देश की और बात की।
बिल्कुल, तो हमें मानसिकता जो हमारी राजनीतिक होती, विचारधारा होती है, उससे ऊपर उठकर जो बयानबाज़ी होती है देश विरोधी, उसको कम से कम हमें समझना चाहिए, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं तो बात करते हैं, मैं तो उसको आपसे मुझे कहूंगा, लगता है एक कि रीडिफाइन आप करने ये की ज़रूरत है सर, एक कहीं न हैशटैग कहीं। चलवाइए, एक जी। हैशटैग चलवाइए ट्विटर के ऊपर, बायकॉट अमृता सेन। जी सर, मैं अब तो ये इस वीडियो के माध्यम से भी बोलना चाहूँगी कि सब लोग हैशटैग बॉयकॉट अमर्त्य सेन पे आप ट्वीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि ये लोग कितने खतरनाक हैं देश के लिए, जो लोग देश के ही नाम पर कितना कुछ उपलब्धियाँ हासिल करते हैं। प्रोफ़ेसर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जय जुड़ने हिंद, के लिए। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।